नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जीएस के क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें जो प्रेजेंट टाइम में हम कवर कर रहे हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री। इससे पहले आपको इसी चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास और मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिए, इसके बाद आपको जीएस के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट कर लिया था, आइए उसके आगे देखते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या मद्रास में? तो ये जो आपकी महालवाड़ी प्रणाली है ये कहाँ पर लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। ठीक है, देखिए महालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल भूक्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महाल के साथ स्थापित की जानी थी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि महालवाड़ी जो प्रणाली थी, जो प्रथा थी, ये कहाँ कहाँ पर लागू की गई? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रांत में और पंजाब में। देखिए, पंजाब में जो ये महालवाड़ी प्रणाली लगी ना, इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। ये बाकी जो जगहों की जो प्रथा थी उससे कुछ भिन्नता लिए हुए थी। देखिए, और इसके अंदर जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका कितना हिस्सा आता था? उसका 30% हिस्सा आता था। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये भारत है, ठीक है, इसमें कुछ रियासतें थी, ठीक है, और कुछ हिस्सा किसका था? ब्रिटिश साम्राज्य का था। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका कितना हिस्सा? उसका 30% हिस्सा क्या था? इस महालवाड़ी प्रथा के अंतर्गत शामिल था। ठीक है, देखिए, इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महाल के साथ स्थापित की जानी थी। इसमें क्या होना था? इसमें जो भू राजस्व का जो आधार था, इसको कृषक ना बना करके क्या बनाया गया? ग्राम या महाल बनाया गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा हुआ था? देखिए, इसमें आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा है कि जो विलय नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, ये सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी? ठीक है, झांसी में, सतारा में, करौली में या संभलपुर में? तो ये जो आपकी विलय नीति है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, ये सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी? सतारा में। ठीक है, और सतारा कहाँ है? सतारा है आपका महाराष्ट्र में। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या विलय नीति का आरंभ किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने निम्नलिखित प्रदेशों का क्रमशः अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। सतारा का 1848 में, जैतपुर और संभलपुर का 1849 में, बघाट का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1854 में, नागपुर का भी 1854 में तथा करौली का 1855 में। इस प्रकार डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा रहा। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे कि व्यपगत का सिद्धांत या विलय की नीति को कौन लाया था? कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाया था। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? सबसे पहले ये लागू हुई थी, ये जो आपकी विलय की नीति है, सतारा में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन था जो इसका कट्टर समर्थक था। देखिए, अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख कर आए हैं, जिसने भाई लागू की थी वही इसका कट्टर समर्थक होगा। ठीक है, तो जो लॉर्ड डलहौजी था वो इसका कट्टर समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये जो आपके ये सी राजगोपालाचारी के नाम से ज़्यादा फेमस है। ठीक है, देखिए, जो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, इनसे पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इनसे पहले जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मेयो। तो इनसे पहले जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं के उस पर क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो डिसीजन था वो लिया गया था। ठीक है,
और ये कौन थे? ये भारत के आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ठीक है, देखिए मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल पद के लिए शपथ ग्रहण किया। उन्होंने सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। देखिए ये जो सी राजगोपालाचारी है ना, ये क्या थे? ये स्वतंत्र, जो आपका भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद भारत के पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो भारतीय थे। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे स्वतंत्र भारत के। क्यों? क्योंकि इनके बाद ये पद समाप्त कर दिया गया, हमारे संविधान का निर्माण हुआ और फिर आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये वाले सिस्टम, इस तरह की जो हिरार्की है ये हमारी शुरू हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी आप देख कर आए कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, क्लीमेंट एटली या सिरिल रेडक्लिफ। तो आपको ये बात पता होगी, जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, उस रेखा को क्या कहते हैं? उस रेखा को कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, उस रेखा को क्या कहते हैं? उस रेखा को कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, तो रेडक्लिफ लाइन क्यों कहते होंगे? क्योंकि ये जो भारत और पाकिस्तान के लिए ये जो सीमा निर्धारित की गई थी, ये किसने की थी? ये सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। ठीक है, इसी तरह जो भारत और चीन की रेखा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, और भारत और अफगानिस्तान की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? डूरंट रेखा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी भारत और पाकिस्तान की है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, जो किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए, वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा का संबंध इन्हीं से है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। बस अगर लैंग्वेज में आएगा तो आपसे क्या पूछेगा कि जब 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ थे। ठीक है, और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। किस समय? भारत और पाकिस्तान के विभाजन या स्वतंत्रता के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, किस वर्ष हुआ था? सिर्फ सीधा सा एक कीवर्ड है क्या कि वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, इतनी बड़ी लैंग्वेज से कोई यहाँ खास मतलब नहीं है। 1812 में, 1800 में, 1806 में या 1813 में? वो होपफुली आपको पता होगा क्या कि जो वेल्लोर विद्रोह था ये कब हुआ था? 1806 में हुआ था। ठीक, देखिए जॉर्ज बार्लो और इनका शासनकाल क्या है? 1805 से 1807 के शासनकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से रोकना था। देखिए इसमें यहाँ पर ये जो वेल्लोर विद्रोह है, इससे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि ये किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1806 में हुआ था। और क्यों हुआ था? तो ये जो सिपाही थे, बैरकों में जो सिपाही काम करते, जो सैनिक काम करते थे, उनको उनके धार्मिक प्रतीकों को रखने से रोका जा रहा था। ठीक है, कि आप अगर
हिंदू हो तो आप ये टीका नहीं लगा सकते, कलावा नहीं पहन सकते, इस तरह की चीज़ें। सिखों को आप पगड़ी नहीं लगा सकते। मुस्लिमों में भी जो चीज़ें होती हैं वो सब करने से रोका जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? आपसे पूछ रहा है कि जो छावनी में 1857 का विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 8 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 10 मई 1857 को, या 9 मई 1857 को। ठीक है, तो ये कब हुआ था? देखिए, ये हुआ था 10 मई 1857 को। देखिए, इसी के साथ एक चीज़ आपको और आपके दिमाग में क्लिक कर रही होगी कि ये जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, ग्रुप सी और डी के, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं। ठीक है, इनमें एग्जैक्ट आपसे मतलब कट टू कट डेटा पूछा जाता है। तो इसके लिए, इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको यूट्यूब पर घंटों घंटों की क्लासेस देखने का, लाइव क्लासेस देखने का या पेड बैचेस ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बुक पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आप फैक्ट्स आपको कैसे होते हैं, आपको एक बार 12 घंटे की मैराथन आप उसको रिवीजन में 3 से 4 बार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सोचा भी है कि आप ये कर पाएंगे कि एक बार आपने मैराथन देख ली और एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले आपने फिर से वो मैराथन रिवाइज कर ली या नोट्स बना के वो कर लिया, तो ये कुछ स्टूडेंट्स भले ही कर ले, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक का रिवीजन करें, क्योंकि आपको फैक्ट कब याद होते हैं? जब वो फैक्ट्स आपकी नज़रों के सामने से बार बार गुजरते हैं। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा बार फैक्ट्स की रीडिंग करेंगे वो उतनी ज़्यादा आपको याद रहेंगे। ठीक है, और आप एग्ज़ाम में उनका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है तो भी आप एलिमिनेशन से क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ डिजिटल होकर पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। यूट्यूब का सहारा लीजिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए, लेकिन टेक्स्ट बुक किसी भी मतलब किसी भी चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया था। देखिए, आप सबने मंगल पांडे वगैरह पिक्चर देखी होगी। ठीक है, तो उसमें बहुत फेमस था कि जो छावनी के सिपाही थे उनको क्या दिया जा रहा था, जो उनको कारतूसें दी जा रही थी, जो बंदूकें दी जा रही थी, ये अफवाह फैल गई थी कि उसमें जानवरों की, गाय और सुअर की चर्बी से वो बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, गाय की चर्बी से बन रहे थे इसलिए हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई, और सुअर की चर्बी से बन रहे थे इसलिए मुस्लिमों की भावनाएं आहत हुई। तो एक साथ दोनों धर्मों के सैनिकों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया था। एक बार डेट और देख लीजिएगा, ये 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 में। कहाँ हुआ था? मेरठ की छावनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? देखिए, किस कंपनी पर? एटकिंस के, एनफील्ड के, रेमिंगटन के, या विचेस्टर के? तो किस कंपनी पर उनको आपत्ति थी? एनफील्ड के। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी क्या कर रही थी? चर्बी का, जानवरों की चर्बी का प्रयोग कर रही थी। ठीक, जो आपके एनफील्ड कंपनी से बनी जो कारतूसें थी, सिपाहियों ने इनको लेने से मना कर दिया था, इनका प्रयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि ये अफवाह फैल गई थी, ये बात शायद सच भी थी, कि ये जो इनकी जो कारतूसें बन रही हैं इसमें जानवरों की चर्बी है। देखिए, 1857 के सिपाही विद्रोह की घटना का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को माना जाता है। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैस बंदूक की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। इस राइफल में कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। इस बीच यह अफवाह फैली कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। देखिए, आपसे ये जो UPSSC वाले आयोग हैं, बहुत ज़्यादा उटपटांग क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनफील्ड जो राइफल है ये किन बंदूकों के जगह पर यूज़ हो रही थी? ठीक है, तो क्या है, जो ब्राउन बैस बंदूकें थीं
ठीक है। जो ब्राउन बेस गन्स थी आपकी, उनकी जगह पर किन गन्स को यूज किया जा रहा था? एनफील्ड राइफल को। और ये किसके टाइम में हो रहा था? ये सब हो रहा था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1857 में, 1935 में या 1842 में? अभी आप पिछले ऊपर 2 क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति तथा पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन के प्रत्यक्ष शासन के आरंभ के साथ हुआ। देखिए क्या हुआ था, ये जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, इसमें ये लगभग एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हुए पूरे भारत में फैल गई थी, ठीक है। तो जो ब्रिटिश शासन था उनको ये लगा कि अब कंपनी जो है वो भारत में शासन करने में समर्थ नहीं है, तो उन्होंने कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार वापस ले लिए और वो क्या करने लगे, अपने जो उनके लोग थे तो उनके द्वारा ब्रिटिश शासन ने क्या किया, डायरेक्ट अपना शासन भारत पर स्थापित कर दिया और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे भारत में शासन के अधिकार वापस ले लिए, ठीक है। ये सब कब हुआ? ये सब हुआ 1857 के विद्रोह के बाद से। यानी कि 1857 के विद्रोह ने क्या एक प्रमुख चीज़ की थी, इसने भारत पर कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और ब्रिटिश शासन का डायरेक्ट या प्रत्यक्ष जो शासन था वो भारत पर लागू हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या बेगम हजरत महल? होपफुली ये सबको पता होगा कि वो कौन थी, बेगम हजरत महल थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम जो महिला थी ये बेगम हजरत महल थी और इन्होंने क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ था कि हर एक क्षेत्र का किसी एक को प्रमुख बनाया गया था कि आप यहाँ से क्रांति का नेतृत्व करेंगे, आप यहाँ से इसकी लीडरशिप देखेंगे और कैसे ये क्रांति एक जगह से दूसरी जगह तक होती हुई जाएगी। देखिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो 1857 की क्रांति थी, भारतीयों ने इसका चिन्ह क्या डिसाइड किया था? इसका चिन्ह क्या डिसाइड किया था? कमल और रोटी, ठीक है। क्या डिसाइड किया था? कमल और रोटी को, ये जो 1857 की क्रांति है इसका प्रतीक चिन्ह डिक्लेयर किया गया था भारतीयों द्वारा, ठीक है। यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम के जो आपके नेता थे उनके द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह वाजिद अली शाह की पत्नी व बिरजिस कादिर की मां थी। उन्होंने लखनऊ या अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए ये बेगम हजरत महल कौन थी? ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद बेगम हजरत महल ने लखनऊ से क्रांति की जिम्मेदारी उठाई थी, ठीक है। और लखनऊ को पहले क्या कहा जाता था? अवध प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध के रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का क्या नाम है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? जस्ट देखिए आपका ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्या नाम था उनका? बेगम हजरत महल, ठीक है। ये किनकी पत्नी थी? ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? किसने देखिए नहीं की? ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम या भोपाल की सिकंदर बेगम? देखिए भाई अभी आप ऊपर के 2 क्वेश्चन पढ़ के आए ना, जब आपको दिख रहा है कि जब क्रांति का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की होगी, ठीक है। देखिए जब किसी वैसे इंसान का नाम लिया जाता है ना कि जिसने देशद्रोह किया हो, तो उसमें क्या कहा जाता है? ग्वालियर के सिंधिया का नाम लिया जाता है, ठीक है।
क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेजों को झांसी की रानी का जो लोकेशन थी, करंट लोकेशन जहाँ पर वो थी, वो बता दी थी। ठीक है, मतलब झांसी की रानी को मारे जाने के पीछे ये जो ग्वालियर के सिंधिया हैं इनका हाथ माना जाता है। हैदराबाद के निजाम और भोपाल की सिकंदर बेगम, ये सब क्या थे, इन्होंने अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी 1857 की क्रांति को दबाने के लिए। जबकि जो बेगम हजरत महल थी अवध की, वो इनके खिलाफ थी, इस अंग्रेजों के खिलाफ थी, और वो क्रांति को बढ़ा रही थी, बढ़ावा दे रही थी, और लखनऊ से या अवध से इसका नेतृत्व भी कर रही थी। देखिए 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की डलहौजी की हड़प की नीति, सामाजिक धार्मिक नीतियां आदि थीं। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती या रोटी था। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। देखिए एक जो क्वेश्चन आपसे बहुत प्रमुखता से पूछा जाता है, ये आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था। इस विद्रोह का 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, इसका प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और चपाती। ये चपाती की जगह रोटी लिखिएगा, ठीक है। और क्या आपसे पूछा जाता है, और आपसे इसमें पूछा जाता है कि ये जो विद्रोह है ये किस गवर्नर के टाइम में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, ठीक है। देखिए और इस क्रांति का के कारण भी आपसे पूछे जाते हैं। देखिए जो इनकी नीतियां थी ना इस टाइम, ये जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी कि जिन प्रांतों में जो राजा थे उनके उत्तराधिकारी नहीं थे, तो इन्होंने क्या कर लिया, उन प्रांतों को हड़प लिया उत्तराधिकार नियम के आधार पर, और इन्होंने बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई जिससे हिंदू और मुस्लिमों दोनों की जो धार्मिक भावनाएं थी उनको ठेस पहुंची, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों ने धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह उत्पन्न कर दिया, जिसका परिणाम क्या था, 1857 की क्रांति। नेक्स्ट देखिए 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे या तांतिया टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। आपसे पूछा है कहाँ पर फांसी दी थी, झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में या सागर में। तो तात्या टोपे को जो अंग्रेजों ने फांसी दी थी वो दी थी शिवपुरी में, ठीक है, याद रखिएगा। तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर हुई थी, शिवपुरी में हुई थी। देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दे दी गई। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन प्रमुखता से पूछे जाते हैं, क्या कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम याद रखिएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। और ये क्यों पकड़े गए थे, क्योंकि इनके एक मित्र थे, कौन, मान सिंह, उन्होंने अंग्रेजों को इनका पता बता दिया था, ठीक है। इनकी जो आगे की रणनीतियां थी वो इन्होंने बता दी थी। और ये जो तात्या टोपे थे ये मान सिंह पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन मान सिंह क्या हुआ, अंग्रेजों से जा मिला और उसने तात्या टोपे का पता बता दिया, जिसके बाद 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे। सबको पता होगा कौन थे कानपुर के नेता, नाना साहब, ठीक है। कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, नाना साहब थे। देखिए कानपुर में नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र तथा उनके नेतृत्वकर्ता थे। देखिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दिल्ली जो केंद्र था वहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन था, जनरल बख्त खां, ठीक है। दिल्ली से जो इस क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, जो लीडरशिप जिसने दिल्ली की संभाली थी, वो कौन थे, बख्त खां, ठीक है। लखनऊ से आप ऊपर देख चुके हैं कौन थी, बेगम हजरत महल थी।
ग्वालियर से तात्या टोपे थे, बिहार में कुंवर जगदीश सिंह थे, और झांसी में झांसी की रानी थी, और कानपुर के कौन थे? नाना साहब। ठीक है, तो ये जो आपके 5-6 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इसका एक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सॉरी, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर या अल्लूरी सीताराम राजू? तो जो अवध के जो कृषक आंदोलन थे, इनका नेता कौन था? इनका नेता था बाबा रामचंद्र। इनके जो नेता थे लखनऊ या अवध के जो कृषक आंदोलन थे, इनके नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। देखिए, अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, जो नाई धोबी सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था। यह आंदोलन किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया था। दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, क्या क्या? कि ये जो कृषक आंदोलन था ये कहाँ पर हुआ था? अवध या लखनऊ में। नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। और ये कहाँ से चलाया गया था, यानी कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये जो आंदोलन था, कृषक आंदोलन, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से आरंभ हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका एक यूनिट खत्म होती है। ये नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।